अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है। अलीमा खान ने आज कहा कि इमरान खान ने 10 मुहर्रम के बाद पार्टी को तहरीक के आगाज करने की हिदायत की है और तहरीक चलाने के लिए प्लान भी तैयार है। हलीमा खान ने यह दावा भी किया कि बानी पीटीआई की तमाम जेल सहूलतें खत्म कर दी गई हैं। मुज़ाकरात से मुतालिक बात करते हुए उनका यह कहना था कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं। दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का यह कहना है कि -1 तो कब का हो चुका, अलीमा खान को अभी पता लगा है। उनका यह कहना था कि अभी तक तहरीक अदम एतमाद लाने का प्रोग्राम नहीं है। हमने कोई डायलॉग नहीं मारा कि अदम एतमाद ला रहे हैं या हुकूमत गिरा रहे हैं। हमारे नंबर्स पूरे होंगे तो अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे। दूसरी तरफ बैरिस्टर सैफ ने भी ये कहा है कि अगर सूबे में गवर्नर राज लगाना है तो ये शौक भी पूरा करके देख लें। किसी को तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक है तो वो भी आजमा कर देख ले। एहतजाज की इन कॉल्स के दरमियान लेकिन मुज़ाकरात के लिए आवाजें अभी भी आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज हमारे प्रोग्राम में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा था कि अगर इस वक्त हुकूमत कदम बढ़ाए तो हो सकता है कि मुज़ाकरात की इब्तदा हो जाए। हुकूमत की तरफ से संजीदगी नजर आई तो यह भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ भी कदम आगे बढ़ा दे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने यह कहा था कि वजीर आजम ने गुज़िश्ता 1.5 माह में 3 मरतबा अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। जबकि वजीर ममलिकत जो तलाल चौधरी हैं उन्होंने यह दावा किया है कि इमरान खान ने अली मीन गंडापुर और दीगर लोगों के जरिए कई बार NRO का पैगाम भेजा, लेकिन उन्हें हुकूमत की जानिब से NRO की कोई पेशकश नहीं की गई। गुज़िश्ता रोज पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान नचकजई ने भी यह कहा था कि कौमी हुकूमत के क़याम के लिए वजीर आजम को मुज़ाकरात की पेशकश है। इलेक्शन कमीशन ने इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़ेर-ए-इल्तवा सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों के लिए पोलिंग 21 जुलाई 2025 को होगी। पीटीआई अब 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ कामयाब तहरीक चला पाएगी या नहीं। पीटीआई के जो कानूनी ऑप्शन हैं और सियासी ऑप्शन हैं वो आगे क्या है, पार्टी इन मामलात को जो है वो किस तरह से देखती है, इस पर बात करने के लिए शेख वकास अकरम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है, पार्टी का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है उनसे जानते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। शेख साहब, एक तो आज हलीमा खान साहिबा ने तहरीक के हवाले से तो बता दिया कि खान साहब की हिदायत आ गई है। क्या हदायत आई हैं पार्टी को, किस तरह से जो है वो पार्टी ये तहरीक चलाने जा रही है? साहब ने पहले आपको याद है कि ईरान के इसराइल के हमले के तनाजुर में जो नाजुक सूरत हाल खित्ते में पैदा हुई थी, उसकी वजह से जो तहरीक का हुक्म दिया था वो 2 हफ्ते के लिए उसको डिले किया गया। फिर अयाम मुहर्रम शुरू हो गए, इनके एहतराम की वजह से वो जो डिले था उसको हम आगे ले गए, उसमें तोसी हुई। अब जैसे ही ये ख़त्म होता है मुहर्रम के अयाम का वो जो मामला है, उसके बाद हम रिज्यूम करेंगे और उस पर प्रेपरेटरी फेज होगा पहला, जिसमें लोग अपने अपने सूबों में जो है वो निकल के अपना एहतजाज करेंगे। पुरअमन आईनी एहतजाज होगा, जो इनका हक है वो अपना पॉइंट रजिस्टर कराएंगे। खान साहब की गैर कानूनी और नाहक कैद के खिलाफ, रूल ऑफ लॉ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, 26 के कताल के लिए, 9 मई के असीरान के लिए, और इस वक्त जो खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पुश किया गया है, 24 में से 22 घंटे तक जो है वो उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं, सिर्फ 1-2 घंटे बाहर लेके आते हैं। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ बिल्कुल एहतजाज का ये फाइनल हो गया है और खान साहब ने यही कहा है। फर्स्ट फेज जो है उसके मैकेनिज्म जो है वो कन्वे कर दिए गए थे 2 हफ्ते पहले ही, जब ये कहा गया था कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो इंस्ट्रक्शंस वो करेंगे और उमर अयूब साहब उस पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। दैट्स हाउ इट इज सर, दैट वुड बी फर्स्ट फेज। और उसके बाद फिर जैसे चीजें शेप अप होंगी दूसरे फेजेस जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन शेख साहब ये एहतजाज की कॉल का मतलब है कि मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो गया है? वो सर मैंने दसो भाई जदों भी असी को एहतजाज की कॉल देने पड़क करके विचों निकल आते ने मुज़ाकरात को समझ नहीं आई सानू। अचानक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एंड सोशल मीडिया पे मुज़ाकरात होने लग जाती है। व्हेनेवर वी ट्राई टू सेट आउट फॉर मतलब किसी प्रोटेस्ट को हम प्लान करते हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी हाँ। मुज़ाकरात से नहीं भागी है। हमने इनफैक्ट, आपको याद होगा, मुज़ाकराती कमेटी का वो किया और उसमें हम पहली दूसरी तीसरी नशस्त में बैठे। इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हुई। इन्होंने जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जो सीनियर जजेस पे हम डिमांड कर रहे थे, उसका नोटिफिकेशन नहीं कराया और हम उससे पुल आउट कर गए। बात यह है कि हम तो अपने ओरिजिनल स्टांस के अगेंस्ट जाके खान साहब के हुक्म पे कि हम चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, हमने वो भी सेक्रीफाइस किया। पर खान साहब कहते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए। उस बंदे नाल डायलॉग करो who has capacity to deliver on whatever has been decided in that dialogue। ठीक है सर। वो मैं बार बार राइट। कहता हूँ, हमारे तो स्टांस पे ट्रंप ने भी मोहर लगा दी। उन्होंने भी किया कि मैं फील्ड मार्शल ना गल करांगा, यार इतना गल नहीं करांगा सियासी हुकूमत ना। बट एनीवे, मुज़ाकरात जो है हम उसके खिलाफ कभी नहीं रहे, मगर इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना बैक डोर ना फ्रंट डोर। सो वी आर अच्छा, गोइंग एज ठीक है। पार्टी डिसाइडेड कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट हैं खान साहब के लिए वो जारी रहेंगी एज पर प्लान। ठीक है। राइट, लेकिन इसमें शेख साहब, मुज़ाकरात की बात अब ये मीडिया ने तो नहीं की, ये तो आपके जो जेल में लोग हैं उन्होंने खत लिखा, फिर आपके पार्लिमानी इजलास से हुआ, वहां पर मुज़ाकरात के हवाले से तो बात हुई। तो ये तो बातें आपकी अपनी पार्टी खुद कर रही है। सर वो उन्होंने ते लीडरान ने ਤਾਂ ਖਤ ਸਰ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਨਾ, मगर ਤੁਸੀਂ पिछले हफ्ते डेढ़ का ट्रेंड अगर ਤੁਸੀਂ करो सर, जो लीडरान का खाता है हाँ। ना, मैं उसके ऊपर भी हाँ। आपको अपनी राय दे देता हूँ। लीडरान सियासी लीडर हैं, सियासी वर्कर हैं और बहुत बड़ी फस्तायत में एक हार्ट के पेशेंट्स हैं, कैंसर सर्वाइवर्स हैं और बड़ी सख्ती से भगौड़े नहीं हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, हाँ। बिके नहीं, झुके नहीं, वो बैठे हैं। उनकी एक राय है और वो राय कोई ऐसी खुदा ना खास्ता नहीं है कि जिस पे पार्टी ने पहले कभी देखा नहीं, सोचा नहीं या वो कोई ऑप्शन नहीं है। वो राय जो उन्होंने दी है वो खान साहब तक हम जरूर पहुंचाएंगे और वो उनका हक है कि उनकी राय खान साहब तक पहुंचे। फिर डिसीजन तो आपको पता है खान साहब ही ले सकते हैं। ठीक है। उन्होंने भी मुज़ाकरात की बात कोई गलत नहीं की है, कोई बुरी नहीं की है। पॉलिटिकल एंटिटीज जो है वो चाहे जिससे भी बात करें, बट अल्टीमेटली वो डायलॉग पे ही चीजें सेटल होती हैं। वो उस हवाले से बात कर रहे हैं, मगर जो माहौल बना है और जो हिपोक्रेसी गवर्नमेंट की है, ये सिर्फ डायलॉग के अंदर एंगेज करके टाइम जाया करते हैं जी। और हमें खराब करते हैं, डिलीवर नहीं करते ऑन देयर कमिटमेंट्स और अल्टीमेटली फिर चीजें दोबारा घुटन के माहौल में देखे ना। एक तरफ डायलॉग शुरू है, दूसरी तरफ हामिद रजा के मदरसे और घर पे हमला हो जाता है। वो उस कमेटी का तर्जुमान है। खान को नाहक कैद में हाँ। उसमें सजा हो जाती है। खान की लाहौर हाई कोर्ट से बेलें अजीब तरीके से जो है, जो ट्रायल कोर्ट जिन दो पुलिस वालों की गवाही रिजेक्ट करता है, वो ऊपर उसी गवाही के ऊपर खान की बेलें जो है वो रिजेक्ट कर हाँ। देते हैं लाहौर हाई कोर्ट वाले। अच्छा। तो इस सारे माहौल के दरमियान जो बन चुका है, व्हाट ऑप्शन आर वी लेफ्ट विद? ਤੁਸੀਂ अदालतां है सानू इंसाफ नहीं लभ जी। रहा, ਅਸੀਂ बिल्कुल मायूस हाँ। दूसरे पासे पार्लियामेंट में से पार्लियामेंटेरियन अगवा होते हैं, उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सड़क ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ भी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सारे रास्ते बंद कर दोगे तो फिर क्या होगा? घुटन का माहौल होगा तो फिर एहतजाज ही होगा ना सर। जो रेजोल्यूशन आई पार्लियामानी अच्छा। पार्टी की जो परसों यहाँ पे हुआ और फिर वो जी। जो जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उस रेजोल्यूशन में भी मुज़ाकरात जी। 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 एज एन जी। जी। ऑप्शन उसको पास किया है पार्लियामानी पार्टी ने, केपी वाली ने भी और नेशनल असेंबली में और हाँ। सेनेट वालों ने। राइट, लेकिन इसमें शेख साहब ये बताइएगा, ये जो एहतजाज है वो या तहरीक आपकी है, ये सिर्फ पीटीआई ही है या वो जो आपने एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाया था ओपोजिशन का, जो आपके ओपोजिशन में इत्तेहादी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे या नहीं? तो जो हमारे इत्तेहादी है, हमारे हमारी तो तवक्को यही होगी कि वो हमारे साथ आए इस पे। जो लोग इत्तेहाद में हमारी तरफ से हैं वो जरूर क्लैरिटी इस पे दे सकेंगे। हमारी तो तवक्को यही होगी कि वो अच्छा। हमारे साथ आए। एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को अपना पार आप ही चुकना पैदा जी। एंड अभी तक जितनी मोबिलाइजेशन हुई है वो हमने खुद ही अच्छा। की है जी, वो किसी और ने ठीक तो है। हमारे साथ नहीं दिया। बट हाँ। जो बार बार हम मौलाना साहब को नॉक कर रहे थे, इवन 26वीं तरमीम के हवाले से भी बार बार हाँ। जा रहे थे, उसका मकसद यही था कि खान साहब चाहते थे एक ब्रॉडर ऑपोजिशन अलायंस हो, ऑपोजिशन शुड नॉट बी डिवाइडेड। हम आवाज हो के आगे चलें। हाँ। हर वो शख्स जो रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ना चाहता है, महंगाई के खिलाफ लड़ना चाहता है, ठीक। ह्यूमन राइट्स के खिलाफ लड़ना चाहता है, सिस्टम की फसाइयत के खिलाफ लड़ना चाहता है, वो इकट्ठा हो जाए। उसलिए हमने अपनी मतलब ये भी देखते हुए कि हम उनसे बहुत बड़ी पार्टी है,
इसके बावजूद हमने ये नखरा भी नहीं किया कि हमारे पास कौन आए, तीसरी जगह पे कौन जाए। डायरेक्टली हमारे लोग उनके घर जाते रहे, उनको अप्रोच करते रहे, उनको कायल करने की कोशिश करते रहे। बट अनफॉर्चुनेटली 26वीं तरमीम पे ही वोटेड फॉर द गवर्नमेंट। और बाद में उन्होंने अपोजिशन अलायंस का फॉर्मल मेंबर बनने से भी इनकार कर दिया। उनकी शूरा ने कोई फैसला किया, ठीक है, अब उस फैसले का एहतराम करते हैं, वो इंडिपेंडेंट पार्टी है, हम उन्हें पुश नहीं कर सकते। वी कांट फोर्स समबडी इनटू एन अलायंस, बट इफ इट वुड हैव बीन द केस, आज भी हम कहते हैं कि इस हुकूमत की फसाइयत के खिलाफ तमाम जमातों को इकट्ठा होकर सामने आना चाहिए। ठीक है, राइट। लेकिन शेख साहब, ये एक और मामला, क्योंकि आप पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, मैं उस पर पार्टी की राय जो है वो चाहता हूँ। ये जो पंजाब के 26 मेंबरान का मामला है, इस मामले को पार्टी किस तरह से देख रही है और जो स्पीकर का मौक़िफ़ इन मेंबरान के हवाले से है? रहमान भाई, वो कहते हैं कि सर कट सकता है, झुक नहीं सकता है। हमारी जबान जो है, उसकी जबान बंदी नहीं की जा सकती है, हमारी जबान नहीं खींची जा सकती है। अगर हम रोड्स पे आए तो हम इंतशारी हैं, हम दहशतगर्द हैं, हम तकरीबकार हैं, मगर हमारे मेंबरान जब रोड पे नहीं और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक जमहूरी तरीके से, जो जमहूरी रिवायात हैं, जो हमेशा पार्लियामेंट तक खल्ले भी चलते हैं, जुतियां चल दी हैं, डांगा चल दी हैं। आप दुनिया की पार्लियामेंट की तारीख निकालें, शो कर लीजिएगा उसमें, कभी ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं। बट आप अपने जो आपके जो बाय लॉज हैं, वो 223 का जिक्र करके राउडी बिहेवियर, नॉइज हो गई है, फर्नीचर का नुकसान हो गया है, इन थर्ड क्लास चीजों को बुनियाद बना के स्पीकर जो अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव बताता रहा है और पढ़ा लिखा बताता रहा है, पोर्ट्रे करता रहा है कि मैं को बड़ा मॉडरेट और प्रोग्रेसिव आदमी हूँ, वो तो पूरा डिक्टेटर बन गया है। वो कहते हैं इनको डी शीट कर दो। इन्होंने मतलब वो जो 5-5 लाख लोगों के नुमाइंदे हैं, उनको इसलिए डी शीट कर दो बिकॉज चीफ मिनिस्टर को गरां गुजरा उनका एहतजाज, क्योंकि वो प्रॉपरली बात ना कर सकी। इतनी नौकरी, इतनी गुलामी और इतनी लाकानूनियत। ये जबर और फसाइयत, ये इससे तो हमारे लोगों को और तकवीयत मिलेगी। ये हीरोज हैं, ये जो 26 लोग हैं। हमारे लोगों ने फैसला किया है कि वो अपनी असेंबली बाहर लगाएंगे, वो अपना खुद इजलास करेंगे जैसे पहले करते रहे हैं। और ये जूते की नोक पे है, ये सारी स्टैंडिंग कमेटीज जो है उठा के मारेंगे सारी। किसी को इन चीजों की जरूरत नहीं है। जो क्या उससे कहते हैं, कोई ये ना समझे कि आप गुलाम होंगे, आप उनकी वजह से स्पीकर बने होंगे। हमारी पार्टी के लोग जो है वो अल्लाह के बाद इमरान खान के वोट पे अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ आए बैठे हैं। वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं, और वो स्पीक देयर हार्ट आउट, नो मैटर सामने कौन खड़ा है और कलमा हक कहना है। ये तो देखें ना, ये तो सारी हमारे लोग तो देखें ना, हुसैनी कूतों के मानने वाले हैं, वो यजीदी कूतों को नहीं मानते हैं। ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। अभी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची के इलाके लियारी बगदादी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया और एक 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस होने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है, जो कि रेस्क्यू 1122 की जानिब से मुरतब की गई है। मजमूई तौर पर रेस्क्यू 1122 की 5 डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल, मुतादिद एम्बुलेंसेज जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। क्रेन्स और लिफ्टर भी जाए वक़ुआ पर पहुंचाए हुए हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि लोगों के हजूम, जगह जगह रास्ते ब्लॉक होने और नेटवर्क के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। अब तक 7 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम का यह कहना है कि इमारत के मलबे तले 25 से 30 अफराद दबे हो सकते हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मलबे से अफराद को निकालने का अमल जो है वो अभी इस वक्त भी जारी है। इमारत में बताया जा रहा है कि 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। गिरने वाली इमारत से जुड़ी 2 और 7 मंजिला इमारतों को भी खाली करवा लिया गया है। दूसरी तरफ कराची पुलिस ने गिरने वाली इमारत के मालिक की तलाश शुरू कर दी। अन्य शाहिदीन के मुताबिक इमारत की जो हालत थी वो खस्ता थी। शहर के पुराने इलाके में अब भी कई इमारतें इसी तरह से मखदूश हालत में हैं। वाक़े बाद कराची के जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिका डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से शहर की बोसीदा और खस्ता हाल इमारतों की तफसीलात फौरी तौर पर तलब कर ली और बताया है कि
खतरनाक इमारतों की निशानदेही की जाए और शहरियों की हिफाजत के लिए अमली इकदाम जो है वो किए जाएं। अब ये जो वाकया है ये अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है। अभी इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरह से हुकूमत इस मामले को देख रही है, ऑन साइट इस वक्त जो है वो क्या सिचुएशन है, हमारे रिपोर्टर आमिर फारूक का वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम ग्राउंड की जो इस वक्त जिस जगह पर ये वाकया पेश आया वहां की जो वो रिपोर्ट लेंगे। लेकिन पहले बात होगी वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वाकये के हवाले से बात करते हैं। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सईद गनी साहब सबसे पहले तो फरमाइएगा कि अभी इस वक्त आपके पास क्या इतलात हैं, ये वाकया हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, वहां से मलबा किस तरह से हटाया जा रहा है और हुकूमत का अभी तक का रिस्पॉन्स इस वाकये पर क्या है? अमन, अभी तो इमीडिएटली जो हमारी पहली कोशिश है वो ये है कि किसी तरह से जो वहाँ मलबा है, डेबरी है, उसको रिमूव करें और उसके नीचे अगर कोई लोग हैं तो उनको सेफली रिकवर करें, उनको ट्रीट कराएं, उनको हॉस्पिटलाइज करा लें। पहली कोशिश तो हमारी ये है। वहाँ तमाम इंतजाम हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ऑपरेशन स्लो इसलिए हो रहा है कि चूंकि हमें ये भी ख्याल करना पड़ रहा है कि कहीं हमारी मशीनरी और इक्विपमेंट की वजह से जो लोग मलबे के नीचे हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे और हम उनको खैर खैरियत से जो है वो वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएं। वहाँ जो फैमिलीज हैं, ज़ाहिर है कि अभी उनके घर नहीं है, तो मैंने अभी बात की है वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी, और वो उनके रहने का अरेंजमेंट्स भी कर रहे हैं ताकि कम से कम ज़ाहिर है कि बारात होने को आ रही है तो उनके लिए छत भी उनके सर पे नहीं है तो वो उनको हम प्रोवाइड कर सके। बाकी आपके इल्म में होगा कि इंक्वायरी कमेटी हमने बना दी है, SPCA के कई अफसरान को हमने सस्पेंड कर दिया है। 3 दिन में इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी जिसके ऊपर भी जिम्मेदारी फिक्स होगी, उसके खिलाफ हम बिल्कुल सख्त कार्रवाई भी करेंगे। हमने ये भी लोगों को बताया कि ये इमारत जो है वो खाली कर देनी चाहिए थी, जो लोग रह रहे थे उनको बाहर कोशिश की गई, चंद दिन पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन हम खाली उनको नहीं करा सके और जिसकी वजह से आज ही हादसा रुमा हो गया जिसमें उनकी जानें चली गई। ठीक है, लेकिन इसमें सईद गनी साहब जो इमारत है इसके गिरने की वजह अभी तक जो आपके पास इंफॉर्मेशन है इसकी वजह क्या बनी इस इमारत के गिरने की? नहीं, इमारत तो बनी तो थी लेकिन वो बहुत ही खस्ता थी, उसकी जो कंडीशन बहुत बुरी थी और 2022 में उसका एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बताया गया कि इमारत रहने के काबिल नहीं है। फिर 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में उनको नोटिस इशू किए गए कि मकान ये जो इमारत है वो खाली करें और अभी गालिबन चंद दिन पहले ही बिल्डिंग कंट्रोल के कुछ लोग गए ताकि इमारत खाली करवाएं तो उनको काफी सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा और वो फिर वहां से वापस आ गए। तो कोशिश हमने की थी कि हम उसमें कामयाब हो जाए लेकिन हम नहीं हो सके। लेकिन हमने और कई इमारतें ऐसी हैं जो बहुत बुरी थी, उसमें हमने काफी 14 के करीब हमने खाली करवा ली है, 8 जो है वो अभी रहती हैं, उनको भी खाली करवा लेंगे। तो ये पुरानी इमारत थी, खस्ता थी, कंडीशन उसकी ठीक नहीं थी और हमारे इल्म में था कि इमारत ठीक नहीं है और मुतला भी किया गया था लोगों को। ठीक है, अभी और भी कराची में ऐसी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जिनकी निशानदेही हुई थी, करेक्ट नंबर तो आपको शायद मालूम होगा, लेकिन ये कि कुछ 600 के लगभग हैं जिनको नोटिसेस जो है वो दिए गए हैं। तो इन बिल्डिंग्स का आप क्या कर रहे हैं ताकि कोई खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में कोई ऐसा हादसा जो है वो ना हो? देखिए, 588 जो नंबर है वो ये है जो मतलब ऐसी डेंजरस बिल्डिंग्स हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, उसमें भी कई इमारतें ऐसी हैं जिनमें शायद लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम नंबर ऐसी इमारतों का है लेकिन कई इमारतों में लोग अब भी रहते हैं। अब अच्छा, इन 588 को भी कैटेगराइज किया गया है। कुछ तो बहुत ही खस्ता हैं जो नाकाबिले तस्वुर हैं कि वहाँ पे कोई रह सके, तो हमारी पहली तरजीह होती है कि उन इमारतों को खाली करवाएं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जो शॉर्टलिस्ट कर ली थी वो 22 इमारतें की थी, 14 उसमें से खाली करा ली हैं पिछले 3-4 महीनों में, कुछ अभी रहती हैं वो कर लेंगे, उसके बाद ग्रेजुअली जो दूसरी इमारतें उनकी तरफ हम जाएंगे। अच्छा, चूंकि हम तो कोशिश करते हैं, डिपार्टमेंट कोशिश करता है, लेकिन अब मेरा अपना ख्याल ये है कि हम ये फैसला कर लेंगे कि ऐसी इमारतों से लोग अगर बातचीत के जरिए नहीं निकलते हैं तो शायद हमें फोर्सिबली भी उन्हें निकालना पड़ेगा, इसलिए कि उनकी जानें जो हैं शायद उनके मकानों से ज्यादा अजीज हैं। अगर वो जिंदा रहेंगे तो मकान और भी मिल जाएंगे, हम भी उनकी मदद कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं निकलते हैं तो फिर देखें खुदा ना खास्ता जान भी चली जाती है, मकान भी चला जाता है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस ये जो कराची में एक इमारत गिरने का वाक़या पेश आया उस हवाले से बात कर रहे थे। आमिर फारूक हमारे रिपोर्टर वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे इस वक्त जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो उनसे पूछते हैं। आमिर, बहुत शुक्रिया। आमिर, मुझे बताइए जो मलबा है इसको हटाने का काम जो है वो किससे जो है वो जारी है और
कितना वक्त लग सकता है इस मलबे को हटाने में या इस जगह को मुकम्मल तौर पर क्लियर कराने में, और जो लोग नीचे हैं उनके हवाले से, उनकी तादाद के हवाले से क्या अंदाजा है? देखिए, सबसे पहले तो मलबे से मुताल्लिक आपको बताऊं कुछ, चूंकि 10:30 बजे का तकरीबन 11 साढ़े 10 के दरमियान का ये वाक़या हुआ है, और चूंकि इमारत गिरने के फौरन बाद तो ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल कोई 8 घंटे गुजर चुके हैं जो ऑपरेशन जारी है। दो चीज़ें हैं, एक तो एहतियात की जा रही है, बराह रास्त शावल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वहाँ पे 4 शावल खड़े हुए हैं, लेकिन बराह रास्त इस्तेमाल करने के बजाय सेंसर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कटर ब्लेड होते हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलते हैं, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और तोड़ा जा रहा है उन्हें ड्रिल के जरिए, ताकि जो बड़े बड़ी दीवारें हैं, पिलर हैं, उनको छोटे टुकड़ों में तकसीम करके नीचे गिराया जाता है, जिसके बाद शावल से उठा के वो मलबा कहीं और मुंतकिल कर देते हैं, ताकि मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए हैं उस दौरान उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। जिस वक्त मेरी आपसे बात हो रही है, कोई आधे घंटे के दौरान हम देखें तो कोई एक खातून समेत 3 अफराद की लाशें यहाँ पर निकाल ली गई हैं। जहाँ तक सवाल है कितने लोग मलबे में तले दबे हुए हैं, इसकी कोई हतमी फिक्र इस वजह से नहीं है कि यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं तैयार हुआ है कि कितने लोग यहाँ पर मुकीम थे और उनके फैमिली के अफराद कितने थे। अब जो कुर्बो जवार में उनके रिश्तेदार रहते थे, उनसे जो हमारी गुफ्तगू होती है, रेस्क्यू इदारों की गुफ्तगू होती है, उनका अंदाजा ये है कि अभी भी कमो बेशक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 अफराद अभी भी इस मलबे के तले दबे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हतमी ये फिगर नहीं है। मुझे बताइए इसमें तो जी, टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग रेस्क्यू का काम वहां पर कर रहे हैं उनका क्या अंदाजा है, इन लोगों के पास जो मलबे के नीचे अभी तक मौजूद हो सकते हैं, उनके पास कितना वक्त होगा, और फिर ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें इस चीज का तयन करने में कि अब मलबे के नीचे जो है वो सब लोगों तक पहुंचा जा चुका है, कितना वक्त लग सकता है? कोई टाइम फ्रेम दिया है उन्होंने? देखिए, टाइम फ्रेम अगर हम माजी में देखें कि ये पहला वाकया तो नहीं है, कराची में और भी इमारतें गिरी हैं, तो ऐसा भी हुआ है कि पूरे दिन और पूरी रात भी ऑपरेशन जारी रहा है। जो मैं खुद अपनी नजरों से देख रहा हूं और जो रेस्क्यू इदारों से बात कर रहा हूं, उनका ख्याल ये है कि ये ऑपरेशन सारी रात रह सकता है, हो सकता है कल भी चले, लेकिन कम अज कम रात में जारी रहेगा। उसके लिए सर्च लाइट्स लगा दी गई हैं। ऑपरेशन अभी इस वक्त तेज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि इतनी बड़ी इमारत है और वो पूरी जमीन बोस हो चुकी है, कुछ वक्त दरकार है। और जरूरी जो हालात हैं वो इदारों के पास उस तरह नहीं है जो आप दुनिया में देखते हैं कि अगर इस तरह के हादसा होते हैं तो उसको निपटने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए जो जरूरी हालात होते हैं उसका थोड़ा सा फुकदान जरूर है। लेकिन जो भी उनके पास सेंसर्स मौजूद हैं, जो भी मशीनरी मौजूद है, उसके जरिए वो अपनी इस्तेताअत के मुताबिक आज रात भी कोशिश करेंगे कि वो इस ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचा दे। लेकिन हतमी तौर पर रेस्क्यू इदारों के लिए भी कहना मुश्किल है, और जो मैं अपनी नजरों से देख रहा हूँ वो भी मुश्किल है। मुझे जी एक तो साथ वाली इमारतों का बताइएगा, क्योंकि वो भी डैमेज हुई हैं, उनकी क्या कंडीशन है, और दूसरा जो लोग इलाके में थे, सुबह भी यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ जब बहुत ज्यादा लोग जो है वो जमा हो गए थे, तो ये जो लोग इन इमारतों में थे इनको कहाँ पर जो है वो, क्योंकि ये फैमिलीज है, जारी बात है यहाँ पर जो है वो रह रही है, तो उनको कहीं शिफ्ट किया गया है, वो लोग कहाँ पर हैं, उस बारे में जरा बताइएगा। देखिए, आसपास की जो इमारतें थी, कम से कम जो उसके साथ मुंसलिक थी, जुड़ी हुई थी, 2 इमारतें थी, उनको तो ज़ाहिर खाली करा लिया। जो बल्कि जो भी खदशा था कि उसको कोई नुकसान पहुंचाए, तो कम से कम कोई 5-6 ऐसी इमारतें हैं जिनके मकीन यहाँ से अपने रिश्तेदारों के पास जा चुके हैं, जो उस जगह पे लोग रहते थे, जो घरों से बाहर थे, और उनके जो अजीज व अकारिब थे वो वहाँ मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक साहब ने जो मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि उनके भाई का फोन आया जो मुलाजमत पर थे कि घर वाले कह रहे हैं कि बिल्डिंग हिल रही है सुबह 10:30 बजे। वो कह रहे मैं उस दौरान पहुंचा हूं वहां पे, तो बिल्डिंग गिर चुकी थी, और एक जख्मी खातून ने मेरे भाई की पोती को, जो सिर्फ 3 महीने की थी, वो मेरे हाथ में दी है कि ये आपकी पोती मेरे पास से आ गई थी। वो पोती की 3 महीने उम्र है, और अल्लाह ताला ने उस पर बड़ा करम किया कि आप देखें वो सिर्फ गर्द आलूद थी। उन साहब ने जो बताया, जो उनके भाई की पोती है, उन साहब ने बताया कि उसका कुछ भी नहीं हुआ था, और सिर्फ वो गर्द आलूद जरूर थी, पूरी गर्द बाटी हुई थी, उसको हम ले गए। लेकिन जो बकिया घर के अफराद थे, जिसमें उनके भाई की अहलिया थी, उनके 2 बेटे थे, 2 बहुएं थी, एक पोती थी, इसी तरह की बहुत सारी दास्तानें, कई लोग वहाँ मौजूद है जो अपने अपने किस्से सुना रहे हैं कि मेरे भाई थे, मेरे वालिद थे, कोई कह रहा है कि मेरी वालदा की लाश अभी निकाली गई है। बड़े रक्कत आमेज मनाजिर है यहाँ के लोगों के। जी ठीक है, राइट। आमिर, बहुत शुक्रिया। आमिर फारूक हमारे रिपोर्टर ग्राउंड से सिचुएशन बता रहे थे, इस वाक़े को हम कवर कर रहे हैं। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। उनका कहना है कि 20 अफराद
अभी भी हो सकते हैं जो इस मलबे नीचे जो है वो दबे हुए हों, लेकिन रेस्क्यू के पास अभी कोई हतमी फिगर जो है वो नहीं है। बहरहाल हमारे न्यूज़ बुलेटिन में भी इसकी मुसलसल जो है वो कवरेज हो रही है। इस वाक़े पर हमारी नजर रहेगी। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ गजा की सूरत हाल के हवाले से बात हो जाए। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में लिखा कि गजा में मुआहदा करो, यरगमालियों को वापस लाओ। अमरीकी सदर का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब गजा में जो है वो इसराइल की कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं। लेकिन सदर ट्रंप ने इससे पहले ये कहा था कि अमरीकी नुमाइंदगान की इसराइली हुकाम के साथ गजा के मामले पर एक तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई है। ट्रंप ने यह कहा कि इसराइल 60 दिन की जंग बंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत पर रजामंद हो गया है और इस दौरान वो तमाम फरीकैन के साथ मिलकर जंग के खात्मे के लिए काम करेंगे। उन्होंने मजीद ये कहा कि कतर और मिस्र के नुमाइंदे ये जो तजावीज़ हैं वो हमास को पहुंचाएंगे, जबकि हमास का यह कहना है कि वो गजा में जंग के खात्मे के किसी भी मुआहदे के तहत बाकी यरगमालियों को रिहा करने के लिए जो है वो तैयार है। लेकिन हमास के तर्जुमान ने यह भी कहा कि वो फलस्तीनी धड़ों के साथ मुशावरत कर रहे हैं ताकि मुत्तहिद फलस्तीनी मौक़िफ़ को तश्कील दिया जा सके। जो तजावीज़ हैं उनको मुस्बत और लचकदार रूह के साथ जो है वो देखा जा रहा है ताकि जो अवाम के मफादात हैं और कौमी और इंसानी जो मसाइल हैं इस वक्त गजा में वो जो है वो हल हो। और सबसे अहम बात यह है कि गजा में जो इस वक्त जंग जारी है उसका मुकम्मल तौर पर जो है वो खात्मा हो। इसराइल का इस गजा के जो सीज फायर जो प्रपोज किया जा रहा है उस हवाले से मौक़िफ़ जो है वो ये है कि ये जंग सिर्फ उसी सूरत में खत्म हो सकती है जबकि जब हमास को गैर मुसल्लह और तहलील किया जाए। ताहम हमास ने मुकम्मल तौर पर हथियार डालने से साफ जो है वो इनकार कर दिया है। ये जो मुजव्वज़ा मुआहदा जिसकी बात जो है वो की जा रही है इसमें 60 दिन की ये जंग बंदी शामिल है। साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि गजा से इसराइली फ़ौज के जुज़वी इनखला और इंसानी इमदाद की जो तरसील है उसमें जो है वो नुमाया इजाफा होगा। सालिस जो है वो और अमरीका जंग ख़त्म कराने के लिए मुज़ाकरात की जो है वो ज़मानतें जो है वो फराहम करेंगे, लेकिन इसराइल मौजूदा मुआहदे के हिस्से के तौर पर जो है वो इसका पाबंद जो है वो नहीं है। इस मुआहदे में 20 जिंदा यरगमालियों में से 10 की रिहाई भी जो है वो शामिल होगी। साथ ही साथ जो हलाक शुदगान है उनकी लाशों की हवालगी भी जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल होगी। और इस सब के बदले ये बताया जा रहा है कि फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। और अगर हमास राजी हो जाती है तो इसराइल और हमास जो है वो तेजी से बिलवास्ता जो है मुज़ाकरात है उसमें दाखिल हो जाएंगे, जहां दोनों फ्रीकैन के अहदेदार जो है वो मुलाकात भी करेंगे और दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो है वो पैगामात का तबादला भी होगा ताकि हतमी तौर पर किसी मुआहदे में जो है वो पहुंचा जा सके। अब एक तरफ तो ये सीज फायर के हवाले से जो है वो डेवलपमेंट्स है, लेकिन साथ ही साथ इसराइल की कार्रवाइयां जो है वो बदस्तूर जारी। कुछ और इस जंग के हवाले से अहम हकायक जो है वो सामने आए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जो नुमाइंदा ख़ुसूसी है उन्होंने गजा नस्ल कशी पर इसराइल की जो आलमी तिजारती इदारों की मुआवनत पर मबनी जो है वो उस हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि गजा में इसराइली मजालिम से अमरीका समेत दीगर ममालिक के जो नामवर और बड़े तिजारती इदारे हैं वो मुआशी फ़ायदा उठाते रहे हैं और इनकी जो तादाद है वो 48 है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि AI, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, असलहे और IT सेक्टर के इदारे हैं जो कि गजा में इसराइली नस्ल कशी से तिजारती फ़ायदा उठाने वालों में शामिल है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा ख़ुसूसी ने गजा की जो सूरत हाल है उसको क़यामत खेज़ करार देते हुए ये भी कहा था कि इसराइल जदीद तारीख की सबसे जालिम जो नस्ल कशी का जो है वो जिम्मेदार है और फ़लस्तीनियों के साथ वहाँ पर जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है। बहरहाल ये गजा के हवाले से सूरत हाल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि गजा में कोई सीज़ फायर की सूरत निकले। इस वक्त जो जंग जारी है वहाँ पर इस वक्त जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको ख़त्म करने में जो है वो मदद मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि हमास और इसराइल जो है वो किसी मुआहदे पर पहुँचे। इसी वजह से ये कहा जा रहा है, जो इशारे मिल रहे हैं और जो मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कि आने वाले जो 24 घंटे हैं वो इस हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।